हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र और इस वीडियो में बात करेंगे जलवायु तथा मौसम के बारे में। ठीक, ये वीडियो जो है इंडियन ज्योग्राफी की है एंड इस वीडियो में जो है यूपीएससी आयोग के द्वारा जितने भी जो है प्रश्न कराए गए हैं, ठीक है ना, उन सारे प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है सब्जेक्ट वाइज। तो इससे पहले 3-4 वीडियो हो चुकी हैं ज्योग्राफी के, बहुत देख लेना और ये आप देख ही रहे हैं। ठीक, यूपीएससी के द्वारा जो भी जैसे पैट का एग्ज़ाम कराया जाता है, लेखपाल का, वीडियो का, बीपीओ का, यूपी लोअर पीसीएस का, वो सारे एग्ज़ाम इसमें हैं। इस वीडियो करने का एक फ़ायदा है, वो है आपका पीवाईक्यू कर लेना। ठीक सॉरी। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत की जो है उच्चतम वार्षिक वर्षा जो है कहाँ पर होती है। ठीक, तो ये देखो वैसे तो सभी को पता है, चेरापूंजी में होती है, माथेरान मेघालय। ठीक, अब इसकी डिटेल में बात करते हैं। एक नाम आपने सुना होगा चेरापूंजी, एक नाम सुना होगा माथेरान। ये दोनों हैं आपके मेघालय में। ठीक, पहले जो है भारत की सबसे अधिक वर्षा आपकी चेरापूंजी में होती थी, बट अभी जो है वर्तमान में बात करें तो ये मेघालय में होती है। ठीक है, सॉरी, माथेरान में। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत की उच्चतम वार्षिक जो है वर्षा माथेरान मेघालय में दर्ज की गई है। ठीक, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण जो है उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है और उसका जो उत्पत्ति स्थल क्या है, तो उसका उत्पत्ति स्थल है आपका भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर। यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है, जिसके कारण भारत के उत्तर भारत में जो है बारिश होती है, भारत के इस वाले रीजन में। ठीक है ना, तो ये भूमध्य सागर से होती है। भूमध्य सागर आपको पता है किधर होगा, जब विश्व मैप देखते हैं तो इस साइड हो, इस साइड से इस प्रकार से जो हवा आती है और इस हवा से ना आपका इस रीजन में बारिश होती है। ठीक, तमिलनाडु की बात करें तो ये लौटते हुए जो मानसून से बारिश होती है। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट, पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल मुख्यतः भूमध्य सागर है, जहाँ से ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं। आर्द्रता का मतलब है गीला। ठीक है, हवा में जो नमी ग्रहण की जाती है, कहाँ से आती है? भूमध्य सागर से। ठीक है, और इनसे प्राय जो शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। ठीक, आगे बात करें, ग्रीष्म काल में जो उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन जो है ये लू कहलाती है। ठीक सॉरी। इसमें नेक्स्ट इसका जो व्याख्या ये कह रहा है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली उष्ण एवं जो है शुष्क पवनों को लू कहा जाता है और यह एक स्थानीय जो पवन का उदाहरण है, जो भारत में मुख्यतः जो है अप्रैल जून के मध्य में प्रवाहित होती है। ठीक, भारत में जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? ठीक है ना, तो ये आपका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, दैट इज थार मरुस्थल। थार मरुस्थल में दिन और रात के जो है ना व्यापक अंतर पाया जाता है काय में? तापमान में। ठीक, कहने का मतलब ये है, अगर हम दिन की बात करें तो दिन में यहाँ पे 45 डिग्री से प्लस जो है तापमान हो जाता है। वहीं रात की बात करें तो रात में जो तापमान घट के ये आपका रह जाता है करीब 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ के जो लोग हैं दिन में तपती धूप में परेशान रहते हैं, वहीं रात में जो है रजाई ओढ़ के सोते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और ये कह रहा है सामान्य वर्षा में जो है अचानक वृद्धि हो जाती है और जो कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। कब सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, कई दिनों तक जो है रहती है, तो यह इसे मानसून का क्या बोलते हैं? अंत परीक्षण। ठीक है, बाकी ऑप्शन है विश्राम और ये प्रस्फोट। ठीक है, तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आपने सुना होगा बादल फट गए। ठीक है ना, बादल फट गए, तो ये वही घटना होती है सामान्य वर्षा, जैसे सामान्य वर्षा हो रही है और अचानक से वर्षा में वृद्धि हो जाए और जो कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रहे, तो इसे जो है ना एक तरह से मानसून का प्रस्फोट या कह सकते हैं बादल का फटना। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से जो भारत में अक्टूबर की गर्मी का जो मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर की गर्मी का जो मुख्य कारण होता है, अक्टूबर नवंबर जो भारत में बारिश होती है वो देखो इस प्रकार से होता है, और अक्टूबर नवंबर में भारत में जो बारिश होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है। ठीक है, और इसमें क्या रीजन है? ये रीजन है आपका उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ उच्च तापमान। ठीक, इसके साथ इस रीजन में बारिश होती है, ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश होती है। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं।
भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण जो उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ है उच्च तापमान है। मानसून की वापसी के दौरान जो है संक्रमण का दौरान का जो संक्रमण मौसम में दिन का तापमान अधिक रहता है एवं जो रातें तुलनात्मक रूप से ठंडी हो जाती हैं, परंतु भूमि में अभी भी आर्द्रता बनी रहती है। उच्च तापमान एवं जो उच्च आर्द्रता के कारण जो दिन के समय मौसम असह्य हो जाता है और इसे ही अक्टूबर की गर्मी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है। ये भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए जो है देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। ठीक, शुष्क मौसम है और वो है आपका व्यापारिक पवन है। ठीक, व्याख्या देखते हैं। सर्दियों के मौसम के दौरान जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है हावी हो जाती हैं। ये भूमि से समुद्र की ओर जो है बहती हैं। भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं। यही कारण है कि इस दौरान देश के अधिकांश भाग में जो है शुष्क मौसम बना रहता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी जो है बहती रहती हैं। ठीक, आगे प्रश्न कह रहा है कि भारत की जलवायु को डैश जलवायु कहा जाता है। तो भारत की जलवायु को जो मानसूनी जलवायु कहा जाता है। और यहाँ पे कह रहा है भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है और पारंपरिक रूप में मानसून का संबंध जो है मौसमी हवाओं के परिवर्तन से होता है, जिसके माध्यम से दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जो है वर्षा होती है। ठीक, तो इसमें जो है एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है और वो है कि भारत की वर्षा या भारत की जलवायु जो मानसूनी जलवायु। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो किस के कारण, ठीक है ना, भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत जो है हल्की सर्दियाँ होती हैं। अपेक्षाकृत हल्की सर्दियाँ किसके कारण होती हैं? ये होती हैं आपकी हिमालय के कारण। हिमालय एक प्रहरी का काम करता है। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत की उत्तर सीमा पर, ठीक है ना, स्थित विशाल हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया से अलग करता है और वहाँ से आने वाली शीतल पवनों को रोकता है। यही कारण है कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो है मध्य की तुलना में जो है अपेक्षाकृत हल्की सर्दियाँ होती हैं। ठीक, अगर हिमालय न होता तो भारत में भी बहुत अधिक सर्दी होती। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का जो है अनुभव करता है? ठीक, तो इसका जो है आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव कौन करता है? दिल्ली। इसमें कह रहा है दिल्ली है आपका, जोधपुर है, लेह है, इनका जो वार्षिक तापांतर परिसर अधिक होता है। ठीक, इसे जो है इसी कारण से इन स्थानों पर अति विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के जो है उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण जो है शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? तो अभी हमने डिस्कस भी किया था, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून बोलते हैं, और इसके कारण जो है भारत में बारिश होती है अक्टूबर नवंबर में। और यह अक्टूबर नवंबर में कहाँ बारिश होती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में बारिश होती है। ठीक, और यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि पूर्वी घाट पे वर्षा होती है। ठीक, भारत के उत्तर पश्चिम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो शीतकाल के दौरान भी वर्षा होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ इस क्षेत्र में रबी की फसल के लिए जो महत्वपूर्ण होता है। ठीक, कि रबी की फसल में स्पेशली गेहूँ होते हैं, तो वहाँ पे जो है ना गेहूँ की फसल के लिए ये एकदम से वरदान साबित होता है। शीत ऋतु की जो है शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का जो है क्या कारण है? ठीक, शीत ऋतु में मतलब सर्दियों में तमिलनाडु जो वर्षा होती है वो उसका क्या कारण है? ठीक, पहला जो ऑप्शन है स्थानीय वायु पर संचरण है, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु, शीतोष्ण, और जो है आपका दक्षिण पश्चिम जो है मानसून। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। उत्तर और पूर्वी ये वाला वर्षा ऋतु, इसी को हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। ठीक, शीत ऋतु के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जो है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो वर्षा होती है
और उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करती है। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न में जो है नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइम जोन। टाइम जोन, ठीक है ना, टाइम जोन से संबंधित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न कह रहा है भारत का जो मानक समय मेरिडियन कौन सा है। ठीक है, तो ये सभी को पता होगा, ये तो सारे गलत हैं। ये आपका ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। भारत का जो मानक समय मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरता है। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। ठीक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। ठीक, नेक्स्ट जो प्रश्न है, ठीक, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य टाइम, इसे बोलते हैं GMT, जो है कितने घंटे आगे है। तो ये 5.5 घंटे आगे है। इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, और ये 15 अक्टूबर 2022 प्रथम पाली का प्रश्न है पैट का। ठीक, यानी कि पैट में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय के जो है 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत के मानक समय का निर्धारण जो है 82 डिग्री और 30 मिनट, या फिर कह सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा जो प्रवास से संबंधित प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2019 के अनुसार जो निम्नलिखित में से भारत में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। वैसे मुंबई में वैसे भी ज़्यादा जनसंख्या होगी। ठीक है, तो 2019 के आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में मुंबई शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार मुंबई शहर की जनसंख्या जो है कितनी थी, 12 करोड़ के करीब है, 12 करोड़ 44 लाख और नहीं 1 करोड़ 24 लाख 42,373। ठीक, आगे बात करते हैं जन्म और मृत्यु की पंजीकरण का अधिनियम वर्ष डैश में जो है लागू किया गया था। तो ये है आपका सही आंसर ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। जन्म और जो है मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा देश में रजिस्ट्रेशन प्रणाली को एकीकृत किया गया और जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन को जो अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की जो है जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। वर्ष 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की किस राज्य की शहरी जनसंख्या अधिक है। शहरी जनसंख्या अधिक है, तो ये आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। वैसे सबसे अधिक जनसंख्या तो आपके यूपी में होती है, लेकिन शहरी जनसंख्या कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक, 19 के आंकड़े के अनुसार जो है भारत में महाराष्ट्र की नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक थी और 11 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो महाराष्ट्र की नगरीय जनसंख्या ये थी। ठीक, और आगे कह रहा है जो तत्कालीन समय में भी जो है सबसे अधिक नागरिक जनसंख्या वाला राज्य है था ना, पिछले बार भी था और अभी भी है सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला स्टेट कौन, महाराष्ट्र। ठीक, देश में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है आपकी, उत्तर प्रदेश में। ठीक, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है। तो उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात ये आपका है 902, नहीं 902 तो नहीं लग रहा मुझे, यहाँ पे बात की जा रही है बाल लिंगानुपात की, तो ये आपका 902 है। ये बाल लिंगानुपात यानी शिशु लिंगानुपात कितना है, 902 है। 1000 पुरुषों पे या यूँ कहें 1000 महिलाओं पे 902 बच्चे। ठीक, रिपोर्ट में आगे कहा गया है और ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो बाल लिंगानुपात 902 है। बाल लिंगानुपात ध्यान से सुना, जबकि 2001 में उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना था, तो 916। वही 2001 से 11 के दौरान जो है प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो 20.2% रही है, जो कि राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर 17.7% से अधिक है। ठीक,
2011 के आंकड़ों के अनुसार जो राज्य के सर्वाधिक और जो है न्यूनतम जनसंख्या वाले जो जिला क्रमशः हैं, ठीक है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी। इलाहाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या और महुआ में जो है सबसे कम जनसंख्या, ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक तीन जनसंख्या वाले जिले हैं क्रमशः, एक इलाहाबाद है, एक मुरादाबाद है और एक गाजियाबाद। सबसे अधिक जनसंख्या आपके इलाहाबाद में, उससे कम थोड़ी मुरादाबाद में और फिर तीसरे नंबर पे गाजियाबाद में, तथा सबसे निम्न यानी कि सबसे कम जनसंख्या महुआ में, ठीक है। तो आपको इलाहाबाद और महुआ को याद कर लेना, ठीक। प्रश्न कह रहा है नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है, ठीक। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे जनजातीय जनसंख्या नहीं है, एसटी वाली जनसंख्या नहीं है, वो आपका हरियाणा, ठीक। हरियाणा है, पंजाब है, इन राज्यों में एसटी जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। और नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में भी जो में जो कोई भी एससी निवास नहीं करता, ठीक। भारत में जो जनगणना की शुरुआत 1872 में की गई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और नियमित दशकीय जो जनगणना की शुरुआत की गई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जनसंख्या का जो जनसंख्या की गई थी, ठीक है ना, जनसंख्या गणना की गई थी मेयो के कार्यकाल में, वहीं 1881 में 1881 यानी कि 8 और 9 साल बाद जो की गई थी जनसंख्या का, वो की गई थी रिपन के कार्यकाल में। इसको याद कर लो मिस्टर के नाम से, MR, यानी कि मेयो और रिपन 1872 और 1881, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है, और 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जो प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जो जनसंख्या महत्व है, तो भारत के जनसंख्या घनत्व, तो ये आपका है 382 वर्ग किलोमीटर, यानी कि भारत का जो 1 वर्ग किलोमीटर जगह है इसमें करीब 382 लोग रहते हैं एवरेज, ठीक है। आगे बात की जा रही है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि भारत का जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है आपका बिहार है। बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल पड़ता है, ठीक है। 11 की जो है जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार जो निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो सर्वाधिक है, तो ये आपका बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ठीक। 11 की जो है जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जो बिहार राज्य में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य हैं, ठीक। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में, उसके बाद जो है पश्चिमी बंगाल में है, ठीक, और उसके बाद केरल है, ठीक, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर हरियाणा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ठीक है। केरल की अगर हम बात करें तो केरल जो है सबसे अधिक पढ़ा लिखा है, और महिला के आधार पर भी, पुरुष के आधार पर, टोटल में भी, ठीक। इसके साथ बात करें हरियाणा की, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, और केरल में जो है सबसे अधिक लिंगानुपात है, ठीक। आगे बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अभी जस्ट डिस्कस किया था बिहार है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है 2011 की जनगणना के आधार पर जो है भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति मतलब SC का जो प्रतिशत है, तो SC का प्रतिशत है करीब 16.6% जो है ना SC रहते हैं 11 की जनगणना के अनुसार, ठीक। कहाँ पे, इंडिया में। भारत की कुल जनसंख्या में SC का प्रतिशत 16.6% है। सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जो है जाति की जनसंख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश में और न्यूनतम जो है मिजोरम में। सबसे अधिक SC के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, सबसे कम जो है SC के लोग मिजोरम में रहते हैं। जबकि सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर बात करें तो सबसे अधिक जो प्रतिशत में आपके पंजाब में रहते हैं, कितने 31% कौन रहते हैं, SC, और सबसे कम रहते हैं मिजोरम में, और कितना परसेंट है, 0.1%, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सबसे कम मिजोरम में।
प्रतिशत के आधार पे सबसे अधिक कहाँ, पंजाब में, और सबसे कम आपके मिजोरम में प्रतिशत के आधार पे। कौन? SC के लोग, ठीक है। 2011 की जनगणना के आधार पर ये टेक्निक से याद करो, दैट इज अ रिकॉल टेक्निक। रिकॉल टेक्निक से याद करो, चीज़ें आसानी से याद हो जाती है। एक बार पढ़ो और पढ़ने के बाद उसे आंख बंद करे याद करो, आराम से याद होंगी और अच्छा भी लगता है, ठीक है ना। गारंटी नहीं है कि 100% आपको याद आए, लेकिन 30% याद आएगा। दोबारा देखो, ठीक है, फिर आंख बंद कर पढ़ो, फिर वही 30 से गारंटीड है वह 45% बढ़ जाएगा, 50% बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर एक बार और करो, भाई 80% प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2011 की जो है जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़े जो राज्य उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या जो है कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करती है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा 16.49% जो उत्तर प्रदेश में राज्य में निवास करती है, ठीक। 11 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इस राज्य की जो है कुल जनसंख्या 19,98,00,000 और 12,341 है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार है, ठीक। और भारत की जनसंख्या का लगभग 16.5% है। अब देखो इसी पॉइंट को हम रिकॉल टेक्निक से याद करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में, ठीक। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है भारत में सबसे अधिक है, कितनी है? करीब 19 करोड़, ठीक है। और ये बात की जा रही है 2011 के सेंसस के आधार पर, ठीक। वर्तमान में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ये करीब 25 करोड़ हो चुकी है, ठीक। और टोटल जो परसेंटेज की बात करें तो ये आपका है 16.5%, ठीक। भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 16.5% उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक। आगे बात करें, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रही है, ठीक। तो ये आपका है पश्चिम बंगाल। देखो यहाँ पे जो है ना बाकी ऑप्शन नहीं है। वैसे अगर हम बात करें, अभी बात भी की थी, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में घनत्व है, ठीक है। तो ऑप्शन के आधार पे बात करें तो पश्चिम बंगाल, वैसे बिहार में, ठीक, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है राज्यों की जनसंख्या सघनता प्रति वर्ग किलोमीटर इस प्रकार है। गुजरात की बात करें तो 308 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। त्रिपुरा की बात करें 350 व्यक्ति, मध्य प्रदेश की बात करें 236 और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1028 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और वहीं बिहार की बात करें तो 1 वर्ग किलोमीटर में करीब 1106 व्यक्ति रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो कौन सा एकमात्र राज्य था जिसकी जो है वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जो है ऋणात्मक घातीय जो है जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। ये तो सभी को पता है, नागालैंड में वृद्धि ना हुई बल्कि उसमें जनसंख्या में कमी देखने को मिली है, ठीक। 2011 के जो है आंकड़ों के अनुसार नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जिसकी जो है जिसकी वर्ष 2001 से 11 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि रही है। और ये कितनी रही थी? पॉइंट जो है 6%, ठीक है ना। यहाँ पे कम रह गए थे, कम हो गए थे लोग, ठीक। भारत में दुनिया की कुल आबादी का जो कितना प्रतिशत लोग रहते हैं? तो ये करीब 17%। दुनिया की विश्व की जो आबादी है उसका 17% भारत में रहते हैं, ठीक है ना। भारत में वर्तमान में सबसे अधिक जो है, अच्छा इसको रिकॉल टेक्निक से याद करते हैं, ठीक। विश्व की कुल आबादी, आंख बंद कर लेना, आराम से याद करना, विश्व की जो कुल आबादी है उसका करीब 17% जो है ना भारत में रहती है, ठीक। अगर हम वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बात करें तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या, उसके बाद चीन आता है, ठीक है। और बाकी आगे देखते हैं, ठीक। बर्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2000 जो है ना प्रोस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार 2019 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। विश्व का जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन था, बट अभी नहीं है, ठीक। वहाँ पे 18.5% है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या विश्व रिपोर्ट के अनुसार 4.3%, जो तीसरे स्थान पर किसकी? USA की। और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया, ठीक। ये आंकड़े बदल गए हैं, थोड़ा पुराना डेटा है, ठीक। 2001 और 2011 की जनगणना के बीच जो है
भारत की जनसंख्या में डैश वृद्धि हुई है। तो भारत की जनसंख्या जो वृद्धि हुई है ये हुई है आपकी 17.7%। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से जो किस देश की मध्य आयु अनुपात है, मध्य आयु अनुपात है, ये आपका जो है उत्तर प्रदेश का है। ठीक, एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 14 में सर्वाधिक जो औसत जीवन प्रत्याशा केरल की है 74.9 वर्ष का, महाराष्ट्र का 71.6% और राजस्थान का 67, उत्तर प्रदेश का 64%। यानी कि उत्तर प्रदेश के लोग ओवरऑल जो है 64 वर्ष तक जीते हैं। ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला जो है राज्य कौन सा है, तो ये है आपका तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बिहार। बिहार में जो है सबसे अधिक घनी आबादी है। ठीक, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं 11 के आंकड़ों के अनुसार भारत के जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं। ठीक, सबसे अधिक जनसंख्या आपकी उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में। ठीक, और फिर पश्चिम बंगाल में, फिर आपकी आंध्र प्रदेश में। 5 स्टेट याद कर लो। ठीक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक, और ये करोड़ में दे रखी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ है करीब, महाराष्ट्र की 11 करोड़, बिहार की 10 करोड़, ठीक है 9 करोड़, और इधर 8 करोड़ पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो सभी को पता है उत्तर प्रदेश है। उस समय 19 करोड़ जनसंख्या थी, वर्तमान अगर हम बात करें तो करीब 25 करोड़ प्लस जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। आगे बात की जा रही है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है, तो ये करीब है आपकी 53 मिलियन। ठीक, 5 करोड़ के करीब। निम्नलिखित में से जो भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है बहुत कम है, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। वो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में करीब 17 व्यक्ति रहते हैं। ठीक, एक और प्रश्न बनता है वो ये है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य वो आपका गोवा, और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जो है सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, और आगे बात करें जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, भारत के जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, 17 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो है राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में देखने को मिलता है 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व आपका दिल्ली का, जिसमें 1 वर्ग किलोमीटर में करीब 11,320 व्यक्ति रहते हैं। एवं जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है, जहाँ 46 व्यक्ति रहते हैं मात्र। ठीक है, भारत का जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, और भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। ठीक, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। 11 के आंकड़ों के अनुसार इसकी जो जनसंख्या करीब 61 लाख 6,10,000 और 577 व्यक्ति रहते हैं। कितने, 6,10,577 व्यक्ति रहते हैं। और इसके बाद क्रम से मिजोरम की जनसंख्या, फिर जो अरुणाचल प्रदेश की। ठीक, और जब उत्तराखंड की जनसंख्या ये है। यहाँ पे बात की जा रही है सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सिक्किम है। ठीक, इनमें से जो किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है, किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से आबादी अधिक नहीं है, ये आपकी है पश्चिम बंगाल। 100 मिलियन मतलब 10 करोड़। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 67.68%। ठीक है, यहाँ नीचे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% है, और 11 के आंकड़ों के अनुसार जो है ना पुरुष साक्षरता दर 77.28%। वहीं महिला साक्षरता की दर की बात करें तो 57.18% है। ठीक, नीचे दिए गए जो है राज्यों में महिला साक्षरता दर जो है सबसे कहाँ है
सबसे कम है, ठीक है, तो वो है आपके बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में, ठीक। भारतीय राज्यों में महिला साक्षरता दर सबसे कम बिहार की है। 51% महिलाएं जो है पढ़ी लिखी हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 राज्य की बात करें तो सबसे टॉप पे बिहार आता है, फिर राजस्थान आता है, ठीक। आगे बात करते हैं जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है आपका 912। देखो इससे पहले एक प्रश्न आया था अभी, उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात कितना है? 902। और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात की बात करें तो ये 912 है, ठीक, ध्यान से सुन लेना। और ऊपर अगर हम बात करें पूरे देश का लिंगानुपात तो यहाँ पे देख सकते हैं 943, 943, ठीक। नेक्स्ट है एनपीपी से क्या अभिप्राय है? एनपीपी से अभिप्राय क्या, ठीक। तो इसका सी आंसर सही है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। आगे बात करते हैं भारत की जो लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 जो घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? मतलब 5 राज्य, तो उनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो नहीं है? तो ये आपका केरल नहीं है, बाकी बिहार है और पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश। ये वे राज्य हैं जहाँ पे पूरे देश की जो जनसंख्या उसका करीब 50% रहता है, ठीक। भारत की लगभग जो है आधी जनसंख्या 5 राज्यों में रहती है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यूपी के साथ बिहार की बात की जाती है, यूपी बिहार है, ठीक। और आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, ठीक। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, ये वे राज्य हैं जहाँ पर जो देश की कुल आबादी का 50% रहते हैं, ठीक। 17 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है? तो ये है आपकी 30 से 35%, ठीक। शहरी क्षेत्रों के जो भौतिक विस्तार को शहरीकरण कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जो है लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना भी शहरीकरण कहलाता है। सेंटर फॉर एनवायरमेंटल रिसर्च एंड एजुकेशन के अनुसार 2017 में भारत का जो है 33.54% था, ठीक। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से जो किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व जो सबसे कम है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम आपके है अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 17 व्यक्ति पर जो है 1 वर्ग किलोमीटर। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा, ठीक। 11 के आंकड़ों के अनुसार जो भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति रहते हैं। दूसरे स्थान पर मिजोरम है, यहाँ पे 52 व्यक्ति रहते हैं। और सिक्किम का जो है जनसंख्या घनत्व करीब 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन ओवरऑल जनसंख्या की बात करें सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या रहती है। नागालैंड में जो है 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड जो है यहाँ पर जो है जनसंख्या की कमी देखने को मिली थी, ठीक। 11 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक। तो ये आपका 829। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है, ठीक। उत्तर प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व 829, 829। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात है 902, ठीक। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 829 है, लिंगानुपात 912 है, बाल लिंगानुपात 902 है। सबसे अधिक जो है जनसंख्या रहती है उत्तर प्रदेश में, ठीक। निम्नलिखित में से जो कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है, ठीक। तो सबसे अधिक घनी आबादी जो है आपकी रहती है आपकी हैदराबाद में, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व डैश लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपका है 382 प्रति व्यक्ति, 382 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक। कहाँ पे? भारत में। 11 के अनुसार जो है भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 382 है। एक नगरीय क्षेत्र के रूप में किसी स्थान को वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक।
अच्छा, यहाँ पे बात की जा रही है एक नगरीय क्षेत्र के रूप में जो किसी स्थान को वर्गीकृत करने के लिए, जैसे कोई कस्बा है, गांव है, यहाँ पे अगर जो है ना एक निवास स्थान है, ठीक है, जहाँ पे 5-4 लोग से अधिक रहते हैं तो वह गांव नहीं कहलाएगा, उसे हम नगरीय क्षेत्र का दर्जा देंगे। और पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का जो कम से कम 75% भाग जो है कृषि न कर रहे हो, यानी कि 25% भाग लोग 25% कृषि कर रहे हैं, बाकी 75% भाग नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, ठीक। और जनसंख्या घनत्व करीब 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, ठीक। तो 5-4 लोग जो है कुल आबादी हो, घनत्व हो 400 व्यक्ति प्रति जो है ना वर्ग किलोमीटर, और 75% लोग जो है काम धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और 25% लोग करीब जो है कृषि कर रहे हैं, तो वह ऐसा स्थान जो है ना, ऐसा निवास स्थान नागरीय क्षेत्र के रूप में दर्जा मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक नहीं है, ठीक। पानी की उपलब्धता आर्थिक कारक नहीं होते, बाकी शहरीकरण है, ठीक, औद्योगिकरण और खनिज, ये सारे जो है आपके आर्थिक कारण के अंतर्गत आते हैं। खनिज नगरीकरण या जो है शहरीकरण, औद्योगिकरण जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले आर्थिक कारण हैं, जबकि पानी की उपलब्धता जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक नहीं है। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का एक और पार्ट आएगा, दैट इज भारत का भूगोल विविध, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो चाहे आप कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। यहाँ पे हम बात करेंगे UPSSC के द्वारा जितने भी प्रश्न कराएंगे वो सारे, प्लस लेखपाल के लिए इम्पोर्टेंट मटेरियल, और आपको पता होगा 7,994 पद लेखपाल में आ चुके हैं, और मई के करीब जो है पेपर होने वाला है, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।